नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने झांसी डिवीज़न के जो 3 अक्टूबर को CLI का जो पेपर हुआ था उसके आधे क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्व कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ACP होने पर गार्ड किस ओर से गाड़ी के आगे की ओर जाएगा। तो जब भी ACP होता है तो जो गार्ड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही इंजन की तरफ जाएगा। इसके बारे में ऑपरेटिंग मैनुअल में लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है, सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल को G&SR के किस नियम से पास किया जाएगा जब A मार्क बुझा हो और AG जला हो। 9.02 के अनुसार या 9.15 या 9.01 या 2.09 किस GR के तहत हम सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल को पार करेंगे। तो जो 9.02 होता है ये ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन की हालत में पार करने के लिए GR है। GR 2.09 ये मदिरा, अन्य नशीली और बेहोशी, नींद, इसमें आने वाली दवाओं के सेवन के बारे में GR है। 9.01 इस GR में डबल लाइन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की बातें लिखी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.15। नेक्स्ट है, मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल किसके द्वारा नियंत्रण होता है। डिस्पैचिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा या नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा या रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा या सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा। तो जो मिड सेक्शन में मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल होता है वो रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक सेक्शन में लोकोमोटिव का अगर स्पीडोमीटर खराब हो जाए तो सेक्शन किस मैक्सिमम स्पीड से क्लियर किया जाएगा। तो जब भी स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, चाहे वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम हो या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम हो, उस समय हम MPS से यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से 10% स्पीड कम करके सेक्शन को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है, गेट वाला मॉडिफाइड मिड सेक्शन सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का A और AG बुझा हुआ है, तो कैसे उसको हम पास करेंगे। SPT से बात करने के बाद तथा 5 मिनट तक बात ना होने पर सावधानीपूर्वक GR 9.15 के अनुसार, या 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद, या 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद, या 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद। तो चूँकि ये गेट है तो गेट को पार करने के लिए GR 9.15 का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक खंड में दृश्यता साफ होने पर लोको की अगर CT खराब हो जाए तो सेक्शन मैक्सिमम किस स्पीड से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। 40 kmph या 30 kmph या 10 kmph या 25 kmph। तो जब भी लोको का हार्न खराब हो जाता है उस समय 25 kmph से सेक्शन क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि सिग्नल लाल है और सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक है तथा मैनुअल मोड में काम कर रहा है तो उसे हम किस प्रकार पास करेंगे। दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर, या अति सावधानीपूर्वक अगले सिग्नल की जड़ तक, या T369 3B मिलने पर, या 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद। तो चूँकि सिग्नल ये मैनुअल मोड में काम कर रहा है तो इसको हम T369 3B मिलने पर ही पास करेंगे। इसका ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रदान किया जा सकता है। स्टार्टर या होम या लास्ट स्टॉप सिग्नल या इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर कॉलिंग ऑन कहीं भी लगाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति में बिना गार्ड वाली मालगाड़ी किसके आर्डर से चलाई जाती है। PCOM के द्वारा, या चीफ कंट्रोलर के द्वारा, या सीनियर DOM के द्वारा, या सीनियर DSO द्वारा। कौन आर्डर देगा बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए। तो बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए सीनियर DOM साहब का आर्डर चाहिए। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक खंड में ट्रैक पर जर्क लर्च असामान्य अवस्था होने पर खंड में ट्रैक जांच करने के पश्चात अगर दृश्यता साफ नहीं है तो PWI द्वारा फुट प्लेट करते समय मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। 30 kmph या 40 kmph या 25 kmph या 10 kmph। तो जब दृश्यता साफ नहीं है तो 10 kmph से फुट प्लेट PWI साहब करेंगे। नेक्स्ट है, बड़े यार्ड पर जहां संटिंग कार्य नियमित होता है वहां पर संटिंग आदेश के रूप में क्या दिया जाएगा। लिखित आदेश दिया जाएगा, या मौखिक आदेश दिया जाएगा, या T409 दिया जाएगा, या T369 3B दिया जाएगा। तो जहां बड़ा यार्ड है वहां पे सिर्फ
ओरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है शंटिंग कार कराने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतम अन्वय गति यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पीसीओएम सर द्वारा या डीआरएम सर द्वारा या सीआरएस द्वारा या सी ट्रैक द्वारा? तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होती है वो सीआरएस तय करते हैं, यानी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खराब शंट सिग्नल को पास करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? हैंड सिग्नल दिया जाएगा कि T806 दिया जाएगा या T409 दिया जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई शंट सिग्नल खराब हो जाएगा तो उसके लिए हमको T806 मिलेगा। नेक्स्ट है कवच कौन सी ब्रेकिंग करता है? NB या FSB या EB या सभी? NB का मतलब होता है नॉर्मल ब्रेकिंग, FSB का मतलब होता है फुल सर्विस ब्रेकिंग और EB का मतलब होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो कवच इनमें से सभी ब्रेकिंग को करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खतरे में सिग्नल पास करना किस क्लास का एक्सीडेंट है? क्लास डी या क्लास जी या एच या जे? तो जो स्पैड होता है ये क्लास एच में आता है। जो डी क्लास है, डी क्लास में डिरेलमेंट आता है। जी क्लास ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल से संबंधित है और क्लास जे ये होता है फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। नेक्स्ट है ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर को कितने दबाव से चार्ज किया जाता है? 5 kg/cm² या 3.8 kg/cm² या 6 kg/cm² या 2.2 kg/cm²? तो जब ट्विन पाइप एयर ब्रेक है तो हमारा जो AR होगा वो FP से चार्ज होगा, यानी हमारा AR 6 kg/cm² से चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्ग में स्थित स्टेशन पर मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक के लिए न्यूनतम ब्रेक पावर क्या है? 95% या 90% या 100% या 75%? तो चूंकि इन रूट की बात हो रही है तो ऐसे में 90% ब्रेक पावर मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जहां डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे हैं वहां डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसी बत्ती दिखाता है? तो जो आपका होम होगा वो रेड होगा, उससे पहले जो डिस्टेंट होगा वो सिंगल येलो होगा और जो डबल डिस्टेंट होगा वो डबल येलो शो करेगा। मतलब डबल डिस्टेंट में उसका नॉर्मल एस्पेक्ट हो जाता है 2 येलो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आगे ब्रेक वैन लगे होने पर पुशिंग में सीधी लाइन पर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 50 kmph या 25 kmph या 40 kmph या 60 kmph? तो जब ब्रेक वैन आगे लगा है और लाइन सीधी है, दृश्यता साफ है, तो मैक्सिमम 25 kmph से हम गाड़ी पुशबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब कोच की एक भी एयर स्प्रिंग खराब हो जाए तो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 45 kmph या 100 kmph या 80 kmph या 60 kmph? तो एयर स्प्रिंग अगर ख़राब हो गई तो पूरी ट्रेन में से चाहे एक ही कोच का एयर स्प्रिंग खराब हो जाएगा तो भी ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 60 kmph पे ही लिमिट कर दी जाएगी, चाहे एक कोच का एयर स्प्रिंग खराब हो या पूरी गाड़ी का एयर स्प्रिंग खराब हो। नेक्स्ट है BCNHL, इसको आप डिकोड करिए। पहला ऑप्शन है बोगी कवर्ड वैगन एयर ब्रेक हाई लोडिंग। नेक्स्ट है बोगी कवर्ड वैगन एयर ब्रेक हाई स्पीड। अगला है बोगी कवर्ड वैगन वैक्यूम ब्रेक हाई एक्सल लोड लो टेयर वेट। ऑप्शन डी है बोगी कवर्ड वैगन एयर ब्रेक हाई एक्सल लोड लो टेयर वेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। BCNHL को बोलते हैं बोगी कवर्ड वैगन एयर ब्रेक हाई एक्सल लोड लो टेयर वेट। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सिग्नल में डबल लाइन पर सिंगल लाइन की कार्रवाई करते समय गलत लाइन से जाने वाली गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 25 kmph या 15 kmph या 40 kmph या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL होगा उस समय गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 25 kmph। नेक्स्ट है वैगन में फ्लैट टायर होने के क्या कारण है? हार्ट एक्सिल या ओवरलोडिंग या ब्रेक बाइंडिंग या ट्रेन पार्टिंग? तो फ्लैट टायर होने के लिए ब्रेक बाइंडिंग एक रीज़न है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भरी हुई स्थिति में कोच की रेल से अधिकतम बफर ऊंचाई। तो जब हमारा कोच भरा हुआ है यानी लोडेड है उस समय बफर की मैक्सिमम हाइट 1030 mm रहती है और जब खाली कोच रहता है उस समय हमारा बफर की मैक्सिमम हाइट 1105 mm होती है। नेक्स्ट है डीजल लोको में SFC का पूर्ण रूप क्या है? स्टैंडर्ड फ्यूल कंजम्पशन या स्लो फ्यूल कंजम्पशन या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या इनमें से कोई नहीं? तो ये काफ़ी प्रचलित चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा कि SFC को बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन
और जब से इलेक्ट्रिक लोको आ गया तो SFC की जगह वहाँ पे होता है SEC, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। नेक्स्ट है कन्वेंशनल मेमो में मेन कंप्रेसर के गवर्नर की कट इन और कटआउट सेटिंग कितनी है, 5/6 kg/cm² या 7/8 kg/cm² या 4.5/5.5 kg/cm² या 6/7 kg/cm²। तो जो कन्वेंशनल मेमो होता है उसमें मेन कंप्रेसर के गवर्नर की कट इन और कटआउट सेटिंग होती है 6/7 kg/cm², ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोचिंग स्टॉक में ब्रेक पाइप पाम हेड का रंग क्या है, ग्रीन या येलो या वाइट या ब्लैक। तो ब्रेक पाइप पाम हमेशा ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है यदि किसी ट्रेन में एक ही एयर स्प्रिंग वाला कोच है और इंजन से किसी कारणवश FP कॉक बंद करना पड़े तो गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। अभी बात हुआ कि चाहे एक ही कोच हो और चाहे पूरी ट्रेन एयर स्प्रिंग की है, अगर आपने FP कॉक बंद कर दिया या वो एयर स्प्रिंग वाले कोच में एयर स्प्रिंग उसका ख़राब है तो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है 60 kmph। नेक्स्ट है कन्वेंशनल मेमो में ऑक्सिलरी कंप्रेसर है DC मोटर टाइप या सिंगल फेज AC मोटर या 3 फेज AC मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो कन्वेंशनल मेमो में ऑक्सिलरी कंप्रेसर DC मोटर टाइप की होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है WDP4D और WDP4B लोको की हार्स पावर 3000 हार्स पावर या 3500 हार्स पावर या 4000 हार्स पावर या 4500 हार्स पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4500 हार्स पावर। नेक्स्ट है मेधा मेमो में MR एंगल कॉक का रंग क्या होता है, रेड या ग्रीन या ब्लू या वाइट। तो मेमो में आपको पता है कि BP और MR का ही एंगल कॉक होता है, FP का एंगल कॉक नहीं होता है। तो जैसे कन्वेंशनल कोच या लोको में हमारे ग्रीन BP का रहता था और वाइट FP का रहता था, चूँकि इसमें FP नहीं है MR है तो MR का एंगल कॉक है जो वो वाइट कलर का रहता है। नेक्स्ट है ऑटो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए किस प्रेशर का उपयोग होता है, BP का या MR का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑटो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए BP का प्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों के लिए मैटरनिटी लीव की वो हकदार है, यानी उसको मैटरनिटी लीव कितने दिन का मिलता है, 180 डेज या 120 डेज या 90 डेज या 130 डेज। तो फीमेल रेलवे एम्प्लाई को मैटरनिटी लीव मिलता है 180 डेज के लिए। नेक्स्ट है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के तहत दहेज स्वीकार करना या देना प्रतिबंधित है, नियम 12 या 13 या 13A या नियम 14। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम अलग से बना देंगे, उसमें सभी रूल को हम क्लेरिफाई कर देंगे। वैसे आप ये जानिए कि जो रूल 13A है ये दहेज से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी लोको पायलट के लिए एक माह में कितने 22 घंटे के पीरियोडिक रेस्ट की ज़रूरत है जिसमें नाइट बेड भी होना चाहिए, 4 या 5 या 3 या कोई नहीं। तो लोको पायलट को 30 के 4 रेस्ट या 22 के 5 रेस्ट दिए जाने चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है TRD में इम्प्लांटेशन को निम्न के नाम से भी जाना जाता है, स्किप डिस्टेंस या सेटिंग डिस्टेंस या क्लियर स्पैन या ट्रैक सेपरेशन। तो जो इम्प्लांटेशन होता है इसको सेटिंग डिस्टेंस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कार ग्रहण समय के दौरान रेल कर्मचारी किस स्टेशन के दर से हाउस रेंट पाने के लिए इंटाइटल है, ओल्ड स्टेशन के दर से या न्यू स्टेशन के दर से या एवरेज होगा दोनों स्टेशनों का या इनमें से कोई नहीं। तो रेल कर्मचारी को ओल्ड स्टेशन के दर से HRA मिलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25 kV AC ट्रैक्शन में ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर का उपयोग कैंटिलीवर असेंबली में किसके बीच में किया जाता है, मास फिटिंग और स्टे ट्यूब, मास फिटिंग और ब्रैकेट ट्यूब और रजिस्टर आर्म और स्टे ट्यूब। तो चूंकि ये ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर है इसका मतलब इसका यूज़ होगा मास फिटिंग और ब्रैकेट ट्यूब के बीच में। नेक्स्ट है पास नियम के अनुसार पास से संबंधित अनियमितताओं को माफ़ करने का पावर किसको दिया गया है, DRM सर को या PCPO सर को या GM सर को या रेलवे बोर्ड को। तो जो पास नियम में इरेगुलरिटी रहती है उसको केवल GM सर ही माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक छोटी शास्ति प्राप्त लोको पायलट को एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी, 10%, 20%, 30% या 40%। तो जो एक्सीडेंट फ्री अवार्ड रहता है
अगर किसी लोको पायलट को SF5 मिल गया है तो उसको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, और अगर SF11 मिला है तो अगर एक SF11 मिला है तो 30% की कटौती की जाएगी, अगर 2 SF11 मिल चुका है उसको तो 70% की कटौती की जाएगी, और अगर उसको 2 से ज़्यादा SF11 मिले हैं तो उसको एक्सीडेंट फ्री अवार्ड नहीं दिया जाएगा। चूँकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक SF11 दिया गया है, इसका मतलब उसको एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में 30% की कटौती करके दिया जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कार्य शुरू होने से पहले अर्थिंग से कौन सा बिंदु संबंधित है? पहला है कम से कम 2 अर्थिंग और 2 अर्थिंगों के बीच की दूरी 1000 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 20% से अधिक स्ट्रैंड टूटे हुए हैं तो अर्थिंग केबल को नवीनीकृत किया जाना चाहिए, और शीर्ष क्लैंप और निचले क्लैंप के बीच केबल की कंटिन्यूटी हर फोर्टनाइट पे चेक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अर्थिंग केबल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और शॉर्टकट करंट झेलने में सक्षम होनी चाहिए। और लास्ट है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ओवरलैप प्रकार के टर्नआउट की व्यवस्था कितने स्पैन में होगी? 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन या 4 स्पैन? तो ओवरलैप प्रकार के टर्नआउट में 2 स्पैन होगी। नेक्स्ट है, CMS में TNC लोको ऑब्लिक ट्रैफिक किस लेवल के यूज़र हैं? लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4? तो ये लेवल 4 के यूज़र होते हैं। नेक्स्ट है, क्रू की मॉनिटरिंग ड्यू होने पर इंस्पेक्टर के पास कितने दिन पहले CMS द्वारा SMS अलर्ट भेज दिया जाता है? 7 डे या 5 डे या 15 डे या 10 डे? तो 1 वीक पहले CLI के पास SMS अलर्ट आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7 डे। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? 1963 या 67 या 76 या 87 में? तो राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था 1963 में, और राजभाषा नियम 1976 में। नेक्स्ट है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का श्रेणी में नहीं है? उत्तराखंड जो कि का श्रेणी में है, छत्तीसगढ़ ये भी है, हरियाणा ये भी है, चंडीगढ़ ये नहीं है, ये खा क्षेत्र में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 या 20 या 10 या 5? तो संसदीय राजभाषा में टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? 7th या 6th या 5th या 8th? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी जो है उसका 6th पोजीशन है, यानी 6ठा स्थान है। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या होम मिनिस्टर को या वाइस प्रेसिडेंट को? तो संसदीय राजभाषा जो समिति होती है ये अपना प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 19 या 20 या 21 या 22? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें शामिल है 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 या 20 या 22 या 25? अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, देखा होगा आप लोगों ने कि इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की? 1963 या 75 या 67 या 1976 में? तो केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना की थी जून 1975, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है? मंगल या कृतिदेव या आकृतिदेव या CMBDY हिंदी? तो यूनिकोड में हिंदी का मंगल फॉन्ट यूज़ किया जाता है। इस तरह आज हम लोगों ने झांसी डिवीज़न में जो 3 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।